हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी के अपने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। और वो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, मतलब आज की क्लास जब आप देख रहे होंगे, तो इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखिएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि सीख लेना है, एग्जाम में जो है नंबर टिक हो जाएं, पास हो जाएं, बल्कि इस तरह से भी देखिएगा इसको कि कितनी इंटरेस्टिंग है, इसमें कितने नए नए फैक्ट्स आपको देखने और सीखने को मिलते हैं। तो पढ़ाई करने का अच्छा तरीका है कि किसी भी चीज़ को आप जब पहली बार पढ़ रहे हो तो इस अप्रोच के साथ पढ़िए कि आज जब इसको पढ़ेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जब इस अप्रोच के साथ आप पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट भी डेवलप होता है और चीज़ें जल्दी और अच्छी तरह से समझ में आती हैं, देर तक दिमाग में रहती हैं। तो देखिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है और आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा इस वीडियो को, इस क्लास को या इस चैनल के बारे में लोगों को जरूर बताइएगा। तो हमारी आज की क्लास है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक स्टेज के बारे में। अब जब इससे पहले मैंने जो क्लास ली थी जिसमें आपको सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज वहां बताई थी, अगर आपको याद हो, कि हर एक स्टेज के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें मेनली हमें दो ही चीज के बारे में पढ़ना है। पहला क्या कि उस स्टेज का जो नाम है उसकी मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा नाम सेंसरी मोटर रखा गया तो क्यों रखा गया, या प्री ऑपरेशनल रखा गया तो क्यों रखा गया, यानी नाम के पीछे की मीनिंग समझनी है। और सेकंड चीज क्या समझनी है कि उस स्टेज में बच्चे की कितनी थिंकिंग डेवलप हो रही है, कैसे कैसे और कितना उसमें डेवलपमेंट किन किन जगह पे हो रहा है। तो आज की क्लास में भी हमें यही दो चीजों पे ध्यान देना है। तो पहले हम देखते हैं कि अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या क्या नया करना शुरू कर रहा है। तो देखिए क्या नाम है प्री ऑपरेशनल। प्री मतलब पूर्व, मतलब पहले का, और ऑपरेशनल मतलब क्या हो गया, लॉजिकल थिंकिंग जिसमें डेवलप हो रही हो। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब वो स्टेज जिसमें लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, उससे पहले की स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्री ऑपरेशनल। यानी इसमें अभी बच्चे में लॉजिकल यानी लॉजिक लगाना बच्चे ने इसमें नहीं सीखा है, और वही हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे ने क्या नहीं सीखा है, लॉजिक लगाना अभी तक, यानी तर्क शक्ति का उसके जो है विकास नहीं हुआ है। अब देखिए इसमें बच्चा लेकिन क्या क्या सीख रहा है, कुछ चीजें जो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में नहीं थी पर इसमें पाई जाती है, जैसे कि भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो गया है। अब बच्चे ने क्या कर दिया है, भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। इसकी जो है स्टेज का, किस उम्र का बच्चा इस स्टेज में आएगा, 2 से 7 साल का बच्चा इसमें आएगा। तो आप देखिए आपके घर में भी बच्चा होगा तो उसको ध्यान में रख के अगर आप ये स्टेज पढ़ेंगे तो फटाफट आप जो है रिलेट कर पाएंगे और आपको समझ में आएगा और आपके दिमाग में बैठा रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो ये सब कुछ तरीके हैं चीजों को पढ़ने के कि आप जो है अपने आसपास देख के उससे मिला के पढ़ेंगे ना तो जल्दी कंसेप्ट डेवलप हो पाता है और जल्दी सीख कर बहुत देर तक वो दिमाग में भी बैठा रहता है। तो देखिए 2 से 7 साल के बच्चों के बारे में इस स्टेज में बताया गया है, और ये तब की बात हो रही है जब बच्चे में लॉजिक का यानी तर्क शक्ति का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे ने भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। तो भाषा का प्रयोग अगर प्रारंभ कर दिया है तो क्या कम करेगा वो, मोटर स्किल्स यानी अपनी गामक क्रियाओं द्वारा जो चीजों को समझा रहा था उसका प्रयोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अब बच्चा बोल के धीरे धीरे अपनी चीजों को बताने लगा है और मोटर स्किल्स का यूज उसने कम कर दिया है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जिसको हम कहते हैं प्राक संप्रत्ययात्मक अवधि, ये नाम छोड़ दीजिए, आप इंग्लिश का टर्म यूज करिए वो जल्दी समझ में आएगा, यानी प्री कंसेप्चुअल पीरियड। तो प्री कंसेप्चुअल पीरियड का मतलब क्या है, कंसेप्ट मतलब जब किसी चीज के प्रति कोई धारणा बनती है तो उससे पहले की अवस्था। 2 में बांटा गया, पहला है प्री कंसेप्चुअल और दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड। अब इसकी जो अवस्था है वो बच्चों में 2 से 4 साल के होने तक रहती है। मतलब प्री कंसेप्चुअल मतलब किसी भी चीज के प्रति अभी उनमें धारणा नहीं बनती, तर्क शक्ति एकदम नहीं होती।
और इंट्यूटिव पीरियड यानी अंतर्दर्शी अवधि क्या होती है, बच्चे के 4 से लेके 7 साल के होने तक ये अवधि का जो है टाइम पीरियड होता है। अब बच्चे में अगर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बच्चे की थिंकिंग कैसी है, बच्चे की थिंकिंग है अव्यवस्थित। अव्यवस्थित क्योंकि वो चीजों को सही से समझ ही नहीं पा रहा है, और क्या है, अतार्किक है। उसका चिंतन कैसा है, अतार्किक, यानी उसको उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। और कैसा है, अस्थिर, क्योंकि वो चीजों को रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी चिंतन की अवस्था को हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। यानी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग उसको कहते हैं जिसमें बच्चा लॉजिक नहीं लगा पा रहा, उसके चिंतन में कोई तर्कता नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है, वो कुछ भी कह रहा है। मतलब बच्चा किसी भी चीज को किसी भी एग्जाम्पल से बोल देगा, उसके समझने का कोई तरीका ही नहीं होता। जैसे अगर उससे पूछा जाए कि भूख क्यों खाना क्यों खाते हो, तो वो कह देगा क्योंकि खाना बना है, या कुछ और कह देगा। या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वो कोई लॉजिकल बात नहीं कर पाता। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे में पाया जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म यानी बच्चा जब सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता, मतलब बच्चे को पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज सजीव है और कौन सी चीज निर्जीव है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं, यानी जीववाद। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस स्टेज के बच्चे में क्या होगा, जो प्री ऑपरेशनल पीरियड के बच्चे हैं उनमें क्या होगा, एनिमिज्म होगा, मतलब वो सजीव और निर्जीव चीजों में भेद नहीं कर पाते। जैसे अगर पंखा चल रहा है तो उनको लगेगा कि पंखे में जान है, अगर जो है बल्ब लगा है जल रहा है तो उनको ये लगता है कि बल्ब में भी जान है। उनके आसपास जो कुछ भी है सब कुछ चीजों में जान है, वो कार हो या कुछ भी हो, बेड पड़ा हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इस स्टेज के बच्चे अगर चल रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको बेड लग गया तो बच्चे रोने लगते हैं, और रो कर क्या जिद करेंगे कि इसको मारो। तो क्या, क्योंकि उनको लगता है कि इस बेड की वजह से हमको चोट लगी, मैं टकरा गया, गिर गया, मुझे चोट लग गई। तो अगर मुझे चोट लगी है और इसमें भी जान है तो इसको भी तकलीफ हो, इसलिए इसको मारो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चा ऐसी जिद करता है तो उसके जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसको मार देते हैं, कहते हैं लो मार दिया देखो। तब बच्चा खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको भी मेरी तरह दर्द हो रहा होगा। तो इस स्टेज के बच्चों में क्या पाया जाता है, एनिमिज्म पाया जाता है। इसके अलावा इस स्टेज के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनकी रीजनिंग यानी तर्क शक्ति का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए उनमें क्या होगा कि वस्तुओं को उनके क्रम, आकार, स्थान या स्थिति के अनुसार, मैं क्या कह रही हूँ कि जो भी वस्तुएं हैं उनको उनके क्रम, आकार, स्थान और स्थिति के अनुसार वो व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। और इस चीज को क्या कहते हैं, सीरिएशन, यानी क्रमबद्धता का गुण उनमें नहीं पाया जाता। मतलब अगर कोई चीज इस तरह रखी हो कि कोई इतनी बड़ी चीज है, फिर इतनी बड़ी है, फिर इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी है, ठीक, तो ये क्या है, डिफरेंट साइजेस की है। अब बच्चों से कहा जाए कि इसमें जो सबसे बड़ा है उसको सबसे नीचे लगाओ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो फिर लास्ट में सबसे छोटा लगाओ। तो बच्चा क्या करेगा, इस स्टेज का जो बच्चा है उसमें क्रमबद्धता का आभास नहीं होता, यानी बच्चा उसमें इस तरह चीजों को नहीं लगा पाएगा कि सबसे बड़ा ये, फिर सबसे छोटा, फिर ये और सबसे छोटा। उसमें इस गुण का अभाव पाया जाता है। अगला गुण इस स्टेज में बच्चों में पाया जा रहा है वो है ईगोसेंट्रिज्म का। ईगोसेंट्रिज्म मतलब आत्म केंद्रता। आत्म केंद्रता मतलब बच्चे को लगता है कि जो वो सोच रहा है, उसका जो विचार है वही सही है। अब कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, उनको लगता है कि बच्चे में बहुत ज्यादा ईगो है, अहंकार से भरा हुआ, जैसे बड़े लोग होते हैं, तो जैसे वयस्क एडल्ट लोग होते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, मतलब उसे लगता है कि जैसे वो दुनिया को देख रहा है, दुनिया वैसी ही है, सब वैसे ही उसको देख रहे हैं। मतलब अगर उसे कोई कार्टून पसंद है, जैसे उसे डोरेमोन देखना पसंद है, तो उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके भाई बहन जो हैं, उसके दादा दादी जो हैं, सभी को डोरेमोन देखना पसंद है। ठीक उसी तरह अगर उसे आइसक्रीम का कोई फ्लेवर पसंद है या कोई खाना पसंद है, जैसे उसको मैगी पसंद है या चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तो उसको लगता है पूरी दुनिया को क्या पसंद है, चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद है। तो उस बच्चे को इसमें क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, और जैसा वो देख रहा है, जो वो सोच रहा है, पूरी
दुनिया भी ठीक उसी प्रकार देख और सोच रही है। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म का ये मतलब है कि बच्चे को लगता है जैसा वो सोचता है वैसे ही पूरी दुनिया देखती और सोचती है। अब अगला जो बच्चे में इस स्टेज में गुण पाया जा रहा है वो है सेंट्रेशन यानी केंद्रीयकरण का, और इसी से जुड़ के बना हुआ है लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण का गुण जो बच्चे में पाया जाता है। तो ये दोनों मैं आपको मिला के पढ़ाऊंगी, इसको मिला के समझते हैं। देखिए, सेंट्रेशन का मतलब है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का क्या मतलब है? एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता की तरफ ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति। मतलब सेंट्रेशन का मतलब क्या है? केंद्रीकरण। मतलब अगर कोई चीज है तो बच्चा उसकी सिर्फ एक क्वालिटी की तरफ ही उस टाइम ध्यान दे पाता है, ना कि उसको पूरी तरह से उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता। अब इसको आप समझिए लैक ऑफ कंजर्वेशन से, यानी संरक्षण का जो गुण है उससे समझिए। इस तरह समझाया। पियाजे ने क्या किया कि बच्चे के सामने, ये एक्सपेरिमेंट पियाजे ने बच्चे के सामने ही किया। आपने जगह जगह इसको पढ़ा भी होगा। तो उन्होंने क्या किया कि दो गिलास लिए, देखना एकदम बराबर के गिलास लिए और इसमें बराबर तक पानी भर दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट पियाजे ने किया है अपने बच्चों पे, तो उसका एग्जाम्पल है ये। तो उन्होंने गिलास लिया, देखिए एकदम बराबर के गिलास हैं, एकदम बराबर के गिलास लिया। अब यहाँ बड़े थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन थे वो एकदम बराबर के गिलास, लंबाई चौड़ाई सब बराबर, पानी भी सेम लेवल तक भरा था। बच्चा सामने बैठा है तब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि दो गिलास लिए, सेम लंबाई चौड़ाई के, पानी भी सेम लेवल में भरा और बच्चा सामने बैठा है। उसके बाद पियाजे ने क्या किया, एक दूसरा गिलास ले लिया और जो ये पानी था इस गिलास का पानी उन्होंने इसमें ट्रांसफर कर दिया। ठीक, तो यानी अब ये जो है खत्म हो गया। अब कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, दो गिलास लिए थे, एक गिलास का पानी तीसरे गिलास में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और अब बच्चे से वो पूछ रहे हैं, और ये सारा काम उन्होंने बच्चे के सामने किया। अब पियाजे बच्चे से पूछते हैं कि ये बताओ कि किस गिलास में ज्यादा पानी है। पियाजे बच्चे से पूछे कि बताओ किस गिलास में ज्यादा पानी है, तो बच्चा कहता है इस गिलास में ज्यादा पानी है। अब बच्चे से अगर पूछा जाए कि ऐसा उसने क्यों कहा, तो वो कह देगा क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया कि इसकी जो चौड़ाई है ये इसकी चौड़ाई से ज्यादा है। तो मतलब बच्चा क्या कर रहा है, देखिए, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता की तरफ ही ध्यान दे पा रहा है। यानी उसने ये तो देखा कि इसकी लंबाई ज्यादा है, पर ये नहीं देखा कि इसकी चौड़ाई इससे कम है। तो इससे आप क्या समझते हैं, सेंट्रेशन का जो गुण है वो बच्चे में पाया जा रहा है। यानी सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज की कोई एक ही विशेषता वो की तरफ ध्यान दे पाता है। और इसी से समझते हैं हम लैक ऑफ कंजर्वेशन को ही, कि मतलब अगर वस्तु की साइज या शेप चेंज करने पर उसकी क्वांटिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमने जो है दो गिलास लिए थे, उसमें सेम जो है क्वांटिटी में पानी भरा, और अगर हम तीसरे गिलास में उसको डाल दें जो भले उससे लंबाई में ज्यादा हो, लेकिन क्या उसमें पानी ज्यादा आ जाएगा? नहीं, पानी ज्यादा नहीं आ जाएगा। लेकिन बच्चा इन चीजों को नहीं समझ पाता। तो पियाजे का ये कहना है कि इस स्टेज में आते आते बच्चे, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे हैं, आते आते वो ये समझने लगते हैं कि कोई भी वस्तु है या शब्द बोले जा रहे हैं या जो थॉट प्रोसेस हो रहा है वो किसी चीज के लिए किया जाता है। तो इसमें पियाजे का कहना है कि जो भी सिंबल यानी प्रतीक और जो साइन यानी चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वो इस प्री ऑपरेशनल पीरियड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। पियाजे क्या कहते हैं, सिंबल और साइन को, और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी हुआ है पिछले साल सीटेट के एग्जाम में कि सिंबल यानी प्रतीक को लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि पियाजे मानते हैं कि जो भी सिंबल या साइन का जो यूज हो रहा है वो प्री ऑपरेशनल पीरियड में बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टूल है। अब ये सिंबल क्या है, सिंबल यानी प्रतीक क्या है, तो आप ये समझिए कि कोई भी वस्तु है
तो उसके मेंटल रिप्रेजेंटेशन के लिए जिसको यूज किया जा रहा है, मतलब मानसिक चिंतन के लिए जिसका प्रयोग किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। इसको आप किस तरह समझेंगे? एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे अगर बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनता है, वो कहीं बैठा हुआ है, अपनी माँ की आवाज सुनेगा, तो उसके मन में क्या होगा? उसके मन में तुरंत जो है अपनी माँ की इमेज, माँ की छवि क्या क्या हो जाएगा? सिंबल यानी प्रतीक बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिंबल या साइन कहते हैं, जो कि इस स्टेज के बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसके लिए पियाजे ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल उसको माना है। तो क्वेश्चन अगर सिंबल या साइन को लेके आ जाए कि किस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो किसमें है? प्री ऑपरेशनल में है। तो इस स्टेज के बच्चे हैं, उनमें मुद्रा, संप्रत्यय, भार या ऊंचाई के बारे में कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट। तो देखिए, इसमें मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे घर में पैसे दिए जाते थे, तो मेरे पास पैसे इकट्ठे रहते थे, बहुत नहीं फिर भी थोड़े बहुत रहते थे। तो अब मुझे याद है, आज भी याद है कि जब मेरे पापा मुझसे कहते थे कि क्या तुम्हारे पास रुपए हैं, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, तो मेरे पास 10 की बहुत सारी नोटें ऐसे रहती थी। तो मैं क्या करती थी, एक बार पापा आए, पापा ने मुझसे कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए, और तो तुम्हारे पास टूटे रुपए होंगे? तो मेरे पास 10 के बहुत सारी नोट थी, तो मैंने उनको दे दिया। पापा ने बदले में मुझे क्या दिया? 100 रुपए का एक नोट दे दिया। तो मैंने पापा से क्या कहा कि मैंने तो आपको 10 की 10 नोटें दी हैं, पर आप तो मुझे सिर्फ एक ही नोट दे रहे हो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि जो मैंने 10 नोट दी है और पापा ने जो एक नोट मुझे दी थी 100 की, वो दोनों क्या है? बराबर हैं। यानी इस उम्र के बच्चे में जो मनी को लेके कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं होता। और भार को लेके भी आप वैसे ही समझ सकते हैं कि अगर इस उम्र के बच्चों को आप कोई चीज इस तरह रखें कि एक जगह पूरी चॉकलेट रख दें और एक जगह चॉकलेट तोड़ के रख दें, कई सारे खंड में डिवाइड कर दें, तो क्या करेंगे बच्चे? जहाँ पे ज्यादा चॉकलेट के टुकड़े होंगे उसको उठाएंगे। या अगर आप कहीं पे 1000 2000 का नोट रख दीजिए या सिक्के रख दीजिए, तो बच्चे क्या करेंगे? सिक्के ज्यादा उठाएंगे, क्योंकि उनको जो नोट है वो हल्की लगेगी, उनको लगेगा कि ये कम है, तो वो सिक्कों को उठाएंगे। यानी इस उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो मनी को लेके कॉन्सेप्ट है, भार, ऊंचाई को लेके, इन सब का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है। चलिए हम बात करते हैं इंट्यूटिव पीरियड की, यानी अंतर्दर्शी अवधि की, जो शुरू होगा कब? जब बच्चा 4 साल से लेके 7 साल की उम्र में होगा। तो देखिए, 4 से 7 की उम्र में बच्चे का क्या है कि उसकी थोड़ी तो लॉजिकल थिंकिंग यानी तर्क शक्ति थोड़ी सी तो डेवलप हो रही है। तो इसमें बच्चा तर्क शक्ति के डेवलप होने के कारण थोड़ा जान रहा है, थोड़ा सा जोड़ घटाना कर पा रहा है, तो उसे पता है कि अगर उसके सामने जो है खिलौने ला के रख दो, यानी आपने 4 खिलौने रखिए, आपसे पूछो उससे कितने खिलौने हैं, तो बता देगा 1 2 3 4। तो इसे इस तरह थोड़ा बहुत जोड़ घटाना तो आ रहा है, लेकिन उसे उसके पीछे के प्रिंसिपल्स यानी नियम नहीं पता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि 2 into 2 क्या है? 4 है, तो बता देगा। लेकिन अगर आप उससे ही पूछे कि 4 divided by 2 is equals to 2 कैसे आया, तो वो ये नहीं बता पाएगा। अब चलिए इसको हम एक पियाजे के जो ही एग्जाम्पल से समझते हैं, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपने बच्चे पे, जो उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, एक दिन क्या हुआ, पियाजे का एक बच्चा है, छोटा बच्चा था, तो वो उसका स्कूल पास में था, लेकिन वो बहुत छोटा बच्चा है, तो पियाजे उसको जो है स्कूल बस से भेजते हैं। तो एक दिन क्या किया, उस बच्चे की बस छूट गई। एक दिन उस बच्चे की बस छूट गई, तो पियाजे ने क्या कहा, चलो कि मैं तुम्हें जो है स्कूल पैदल लेके चलता हूँ। ठीक है, तो पियाजे क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, अब यहाँ से बच्चे को लेके जा रहे हैं स्कूल। ओके, अब यहाँ से लेके जा रहे हैं और पैदल पैदल बच्चे को स्कूल लेके गए, घर से स्कूल लेके गए, और स्कूल पास ही में था, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है। तो पियाजे बच्चे से कहते हैं, देखिए कि मैंने तुम्हें स्कूल तो छोड़ दिया है, लेकिन अब तुम ऐसा करना कि स्कूल से घर खुद से आ जाना। ठीक है, तो बच्चा क्या कह रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है। बच्चा कह रहा है कि मुझे घर से स्कूल जाने का तो रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से घर जाने का रास्ता नहीं पता है। तो इस तरह पियाजे ने क्या ऑब्जर्व किया, इससे क्या ऑब्जर्वेशन, क्या निष्कर्ष निकाला कि इस उम्र के जो बच्चे हैं उनमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं
पाई जाती। मतलब अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो अगर ए से बी जाना हो तो उन्हें पता है, लेकिन सेम रूट फॉलो करके अगर बी से ए आना हो तो बच्चों को ये नहीं पता होता। तो इस तरह बच्चों में क्या पाया जाता है, इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो इस स्टेज के बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो देखिए हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। और देखिए हमारे इसी चैनल पे आपको जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो बहुत परेशान मत हुई। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो उसे देखिए, सॉल्व करिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर ये क्लास आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने पे भरोसा रखिए, परेशान मत होइए। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।